भी 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, जिसके साथ ही सभी पार्टियां सक्रिय हो गई। वहीं इंडिया वॉइस से संवाददाता करुणेश पांडे ने बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त से खास बातचीत की। सुनिए वीरेंद्र सिंह मस्त जी ने क्या कुछ कहा। इस समय हमारे साथ मौजूद है बलिया के बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, और उनसे मैं लोकसभा चुनाव पर कुछ जानना चाहूँगा। आइए मैं बात करता हूँ। सर, इंडिया वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो अभी लोकसभा चुनाव इसी 2024 में होना है और राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालें, क्या इससे बीजेपी के पर कुछ चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता? देखिए, जिनकी 5 पीढ़ियां भारत के साथ अन्याय की है, वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो उनके अपने उन पीढ़ियों के बारे में सोचना चाहिए जिन लोगों ने देश का नेतृत्व किया है। इस देश का आदर्श और उत्तम राज्य व्यवस्था राम राज्य रहा है। राम राज्य की शासन व्यवस्था का संकल्प लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो कार्य शुरू किया है और जो कार्य मुकाम तक पहुंच रहे हैं, दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा अपने 5 पीढ़ियों के भारत के साथ अन्याय के संबंध में विचार करने के लिए एक निर्देश देती है। तो क्या अभी जो प्रदूषण को लेकर के देखा जाए तो जो जनसंख्या से भी प्रदूषण पर असर पड़ा है, तो क्या जनसंख्या नियंत्रण पर भी कुछ कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण हर चीज कानून से नहीं होते। मैं जो कहता हूँ और जो समझा, बहुत सी चीजें समाज को प्रेरित करके ही मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, निवेदन किया मोदी जी ने कि 22 तारीख को जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर की स्थापना हो रही थी, मूर्ति की स्थापना हो रही थी, तो उन्होंने निवेदन किया कि सब लोग उस दिन दिवाली मनाएं। तो दुनिया के सारे भारतीय विचार से सहमत लोगों ने दिवाली मनाया। तो एक ऐसा नेतृत्व जो समाज को संदेश दे सके जनसंख्या के समस्या से, यह भी एक बड़ा कारण है। तो सारे चीज कानून बनाने से ही संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण में कानून बनाने का काम कुछ लोग कहते हैं। हमारा ये मानना है कि समाज इसके लिए खुद तैयार हो जाए और इसके लिए नेतृत्व संदेश दे। भरोसेमंद नेतृत्व ही संदेश देगा तो समाज स्वीकार करेगा। अच्छा, मोटे अनाज को लेकर के आप हमेशा लोगों को जागरूक भी करते हैं, बताते भी हैं, और इसके लिए खेती के लिए कि बलिया उत्तर प्रदेश में उत्तम है, तो इसको कैसे और बढ़ावा मिलेगा, उसमें कैसे इसको और आगे इसमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में? मोटे अनाज और स्वदेशी के बारे में मैं 1991 से संसद में हूँ। तब से मेरी समझ है, मैं किसान हूँ, कि मोटे अनाज भारत का सबसे बड़ा उत्पादन होने वाला अनाज है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटे अनाज भारत में उत्पादन होता है। मोटे अनाज के सेवन से स्वास्थ्य पर बहुत ही अनुकूल असर होता है, ये दुनिया ने भी स्वीकार किया। तो इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था शक्तिशाली होगी इस देश के किसानों को मोटे अनाज पैदा करने का प्रोत्साहन देने पर। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोटे अनाज को उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन करके देश के किसानों के लिए एक अप्रतिम काम किया है। और दुनिया में भी मोटे अनाज की जो आवश्यकता बढ़ी है, उसकी पूर्ति भारत करेगा। उत्तर प्रदेश में जल, जमीन, जंगल, जितने जानवर, जितने उपजाऊ जमीन है और जितना मोटे अनाज देश में पैदा होता है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। मुझे गर्व है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बलिया में ही मोटे अनाज पैदा होता है। और हम लोगों ने हर विकास खंडों में मोटे अनाज का मुफ्त में बीज बंटवाकर बलिया को उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में मोटे अनाज के उत्पादन में अग्रणी श्रेणी में खड़ा कर दिया है। अच्छा, अगर दोबारा आपको जनता मौका देती है, आप बलिया के सांसद चुने जाते हैं, तो कौन सा ऐसा काम बलिया का ऐसा लगता है कि जो प्राथमिकता देंगे कि उसको अभी करना चाहिए? देखिए, बलिया कृषि प्रधान जनपद है और इस कृषि प्रधान जनपद को इसकी पूरी व्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो इसमें सारे संसाधन कृषि के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए ही करना मेरा उद्देश्य है। और मैं समझता हूं कि इस उद्देश्य को मुकाम तक मैं पहुंचा तो देश का अग्रणी जनपद बलिया होगा
जो कृषि अर्थव्यवस्था के शक्तिशाली बनाने का संदेश दुनिया को देगा। और इसी के लिए सड़कों का निर्माण, रेल का निर्माण, जल परिवहन का निर्माण, हर घर में ये गंगा जल का घर नल से पानी पीने का व्यवस्था, ये कृषक लाइन की अलग, कृषक लाइन अलग, किसानों के लिए अलग अलग से से लाइन। बिजली, हाँ लाइन, बिजली की लाइन व्यवस्था कराना, पानी के लिए व्यवस्था, प्राकृतिक खेती, गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती का, गोबर का, खाद का उपयोग करना, ये सारी चीजें, मोटे अनाज खेती पैदा करना, मैंने कृषि अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाना ही मेरा पूरा उद्देश्य है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कैसे हम आगे बढ़ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करेंगे। जैसे बचत की परंपरा हमारे देश की स्वाभाविक परंपरा है, हम नौजवानों को संदेश देते हैं कि आय में कुछ बचत जरूर करना चाहिए। तो कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे देश की उत्तम अर्थव्यवस्था, उसी से एक सामाजिक व्यवस्था निर्माण होता है, उसी से एक सांस्कृतिक व्यवस्था निर्माण होता है, और उसी से राष्ट्र, विकसित राष्ट्र का निर्माण का आधार पड़ता है। आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत बनेगा।